सुप्रभात बच्चों, द्वादशी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे, इसी सद्भावना के साथ आज अध्ययन अध्यापन का विषय है संस्कृत साहित्यस्य सामान्य परिचय। इससे पहले जो हमने संस्कृत साहित्य का परिचय टर्म 1 में किया था, आज हम उसको थोड़ा सा विस्तृत कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में तो संस्कृत साहित्य का परिचय है, अभी अभी कुछ नया चेंज भी हुआ है। जैसे जैसे समय एग्ज़ाम के पास आ रहा है तो सीबीएसई भी ये प्रयास कर रही है कि जो भी कठिन विषय है उसको सरल बना करके बच्चों को समर्पित किया जाए, क्योंकि जो बच्चों का और अध्यापक का कम्युनिकेशन कक्षा में हो पाता है वह आमतौर पर ई क्लास में, ऑनलाइन कक्षाओं में, चाहे हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले तो भी उसकी कहीं ना कहीं कमी खलती है। जो इसका विभाजन किया गया है संस्कृत साहित्य इतिहास के जो परिचय का अंक विभाजन हुआ है, आप जानते हैं कि यह 10 अंक का है। परीक्षा में 10 अंक के लिए आना है, परंतु वो 10 अंक में कैसे कैसे आना है, इसमें जो मैं देख रहा हूँ प्रश्न पत्र में, अभी नया ही प्रश्न पत्र बना है, इसमें 3 अंक का कवि और कवि का परिचय, कवि की रचना, समुचित रचनायाः कवेः वा अभिधानम चिनुत। भाई या तो ये कविता या ये रचना किस कवि की है, अथवा इस रचना का कवि कौन है, इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 3 अंक का है। यानी आपने जो पुस्तकों के नाम और उनके रचयिता, इनके बारे में जो बात करनी है वह 3 अंक की होगी। अभी सैम्पल पेपर में, और उसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। शायद जो फर्स्ट टर्म हुआ था उसमें भी मैंने इसी तरह से पूछा था, लेकिन उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि सीबीएसई किस तरह का प्रश्न प्रारूप बनाएगी, पैटर्न किस तरह बनाएगी प्रश्न पूछने का। लेकिन संयोगवश हमारा जो प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो भी सेम इसी तरह से रहा, कोई भी बदलाव नहीं आया पूरे प्रश्न पत्र में। जैसा मैंने पूछा है वैसे ही एमसीक्यू में 40 मार्क्स हैं और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए रखा है। तो 3 अंक का संस्कृत साहित्य के सामान्य परिचय में 3 अंक रहे हैं कवि और कवि की रचनाओं के। रचना पूछ ली तो कवि का नाम बताना है, कवि दिया हुआ तो उसकी रचना बतानी है। अगले जो 3 प्रश्न है, अगला जो 3 अंक है गद्य, पद्य और नाटक विधा से है, यानी गद्य से, पद्य से, नाटक से, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई मेन, जैसे कई बार जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये प्रसिद्ध है ना, फेमस है। तो ये कहाँ से ली गई है ये बात, ये कौन से ग्रंथ की बात है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। या कोई चौपाई या कोई रामायण से संबंधित या कोई महाभारत से संबंधित जो काफ़ी फेमस बात हुई हो, उस तरह की एक वो है। और एक गद्य से, पद्य से या नाट्य से संबंधित, उनका ऑप्शन में ही, एमसीक्यू में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो अगले 4 नंबर के जो प्रश्न हैं, तो 3 नंबर के तो ये 2 प्रश्न हो गए। जो आगे गद्य, पद्य और चंपू, इन विधाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। चंपू, पद्य और गद्य, ये 4 अंक के प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से एमसीक्यू में संस्कृत साहित्य का इतिहास पूछा जाना है इस बार।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये PDF मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें लगभग सारे कवियों के परिचय हैं। वेद व्यास से शुरू कर करके अश्वघोष, महाकवि। अब ये सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला जो टॉपिक दिख रहा है वेद व्यास, तो वेद व्यास की रचना और उसके बारे में थोड़ा सा परिचय। ये इसमें मुझे दिख रहा है तैत्तिरीय उपनिषद वेद व्यास की रचना है, कृष्ण यजुर्वेद शाखा। अश्वघोष दूसरे नंबर पे। अब हमें बस सार रूप में यही इसमें से उठाना है, बाकी बहुत सारी लाइनें हैं उन पे ध्यान नहीं देना। अश्वघोष की रचना मुझे बुद्ध चरित्र दिख रही है और इसके 28 सर्ग दिख रहे हैं। इसमें से ये आप उठा सकते हो। इसके 3 पार्ट हैं, इसकी 3 रचनाएं हैं, सॉरी। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्तोत्रम, 4 हैं, एक और दिख रहा है, शारिपुत्र प्रकरणम। तो आपसे पूछा जा सकता है शारिपुत्र प्रकरणम इति कस्य रचना। मेन जो है सबसे पहले पे ही ध्यान जाता है, उसी को हम याद रखते हैं। कई बार 4th नंबर का पूछा तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो आज हम केवल कवि और 3 प्रकार के प्रश्न हो गए ना, तो आज हम पहले प्रश्न पर ही विचार करेंगे, कवि और उसकी रचनाएं, उन पे चर्चा करेंगे। तो हमने वेदव्यास की बात की, ब्रह्मानंदा वली, भृगुवली, ये भी शिक्षावल्ली, ये इसकी रचनाएं हैं वेदव्यास की, कृष्ण यजुर्वेद शाखा से जो तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत आती हैं। और अश्वघोष की 4 रचनाएं हैं, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्तोत्रम, शारिपुत्र प्रकरणम। महाकवि जो भास है उसके ये सबसे फेमस हैं नाटकों के बारे में। सबसे ज़्यादा नाटक इन्होंने लिखे हैं, इसको आप नाटकों का राजा मान सकते हो। तो इसके कुल 13 नाटक हैं। उन 13 नाटकों के आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए। इसके प्रतिमान नाटक, पहला है अभिषेक नाटकम, दूसरा पंचतंत्र पंचरात्रम, मध्यम व्यायोगः, दूतकटोत्कम, कर्णभारम, दूतवाक्यम, उरुभंगम, बालचरितम, दारिद्र्यचारुदत्तम, अभिमार्गम प्रति योगंधरायणम और सोपनवासवदत्तम। तो ये रचनाएं सारी नाटक हैं ये, और ये महाकवि भास के द्वारा लिखे गए हैं। ये संस्कृत में जितनी प्रसिद्धि महाकवि भास को नाटकों में मिली है, अन्यत्र किसी दूसरे कवि की ऐसी ख्याति नहीं है। उसके बाद जो संस्कृत के सबसे महान कवियों में गिने जाते हैं, इसको संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को। यानी इसके आरंभ में कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं कि ये आरंभ में बड़ा ही मूर्ख था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये आगे जा कर के संस्कृत का महान विद्वान और महान कवि बनेगा। तो इसकी 7 रचनाएं हैं और उन 7 रचनाओं को आपने ध्यान रखना है। रघुवंश, कुमार संभव और विक्रमोर्वशीय, ये 3 महाकाव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। ऋतुसंहार चंपू काव्य है, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतल ये नाटक हैं। तो इस प्रकार से आपने याद रखने हैं। इसका जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है। इसके बाद है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत का, ये उनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में भी उनकी रचनाएं हैं, तो वो तो संस्कृत में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी बिहारी बिहार, पावस 50, लतिका, गोसंकट इत्यादि अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं हिंदी भाषा में। और संस्कृत भाषा में एकमात्र जो रचना है वो है शिवराज विजय। उसके बाद है
विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा चाणक्य, भर्तृहरि और बिल्हण ये समानांतर कवि यानी एक ही काल में पैदा हुए कवि हैं। सबसे पहले चाणक्य की बात कर लेते हैं। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। 400 ईस्वी पूर्व इनका समय माना जाता है। इनकी जो सबसे मुख्य रचना है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र संस्कृत जगत में या पूरे भारत में सबसे पहले इकोनॉमिक जो आज हम पढ़ते हैं वो पहली देन है। आरंभ का सबसे पहले ये कहूँ कि जो अर्थ लेखाकार है, सबसे पहला इकोनॉमिक्स्ट जो भी है तो वो महाकवि विष्णुगुप्त या चाणक्य, जिसको कौटिल्य कहते हैं। इनके बारे में जो सबसे प्रसिद्ध बात ये थी कि इन्होंने पूरे राज्य को पलट दिया था अपनी कूटनीति से। ये कूटनीति के मामले में, राजनीति में कूटनीति का बहुत महत्व है। यदि राजनीति में कूटनीति नहीं है तो कोई भी बाहरी आक्रांता उस देश को, उस देश के राजा को बड़ी आसानी से हरा सकता है। इसलिए कूटनीति की बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। तो देश की सेना की शक्ति को कैसे बढ़ाना है, राज्य के नियमों को कैसे चलाना है, प्रजा का और राजा का जो समन्वय है वो कैसे बिठाना है, और अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित, टैक्स से संबंधित जो बातें हैं, इतनी भी नहीं हो कि वो जनता पर भार हो जाए और इतना भी ना हो कि देश का कोष ही कम हो जाए। तो वो सारा तालमेल किस तरह से देश चलेगा, ये सारा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो भारत देश को, विश्व को आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की ही देन है। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही आचार्य के नाम है, और ये प्रसिद्ध संस्कृत जगत की राजनीति में एक धुरी माने जाते हैं। इसके बाद जो भर्तृहरि है वो एक बहुत सबसे बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। इनको अपनी धर्मपत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार था। इसके बारे में जो विख्यात है, जो बात फेमस हुई है, इसके छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था। तो भर्तृहरि, बात यह है कि भर्तृहरि को वैराग्य कैसे हुआ, जो जिससे ये एक दार्शनिक बन गए, एक फिलोसोफर बन गए, एक कवि बन गए। तो इनकी जो पत्नी होती है, जिनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वह अपने उसके छोटे भाई को चाहने लग जाती है। परंतु जो इसका छोटा भाई होता है विक्रमादित्य, वो अपनी भाभी को माँ का दर्जा देते हुए उसका सम्मान करता है और कहते हैं कि नहीं, आप माता हो, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तो इस कारण से वह क्रोधित हो जाती है और राजा को उल्टी सीधी बातें विक्रमादित्य के बारे में कह करके उसको देश निकाला दिलवा देती है। जब बात घूम करके वापस पुनः जब सच्चाई सामने आती है तो इसको संसार से विरक्ति हो जाती है, क्योंकि एक अमर फल होता है जिसको खा करके अमर हो जाता है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। तो वो अमर फल, एक साधु आता है राजा के दरबार में, भर्तृहरि के दरबार में, और वो फल साधु सोचता है कि भाई परमात्मा ने मेरी तपस्या पे प्रसन्न होकर के मुझे दिया है, तो मैंने क्या करना है, राजा को देश की सेवा करनी है, प्रजा की सेवा करनी है। अगर ये इसकी आयु बढ़ेगी, ये अमर हो जाएगा तो देश का भला हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपना पुण्य, ये अमर फल राजा भर्तृहरि को दे देता हूँ। अब भर्तृहरि वो फल ले लेता है। राजा सोचता है कि भाई मैं क्या करूँगा, ये फल मैं अगर अपनी पत्नी को देता हूँ तो वो आजीवन मेरे साथ युवा रहेगी, कभी वृद्ध नहीं होगी, बूढ़ी नहीं होगी, और मैं ये फल उसको दे देता हूँ। अब जब विक्रमादित्य से उन महारानी पिंगला की बात नहीं बनती, जो उस राजा भर्तृहरि की पत्नी होती है, तो वो एक दरोगा से, जो एक सिपाही होता है, उसको चाहने लग जाती है।
उसको वो अमरफल दे देती है कि ये युवा रहेगा तो हम दोनों को सुख, जो राजभोग है, राजसुख है, वो प्राप्त होता रहेगा। इसलिए अब राजा, जो वो दरोगा यानी सिपाही होता है, सिपाही किसी और दासी को चाहता है। देखिए, भर्तृहरि पत्नी को चाहता है, पत्नी दरोगा सिपाही को चाहती है, और सिपाही एक दासी को चाहता है, और वो अमर फल दासी को दे देता है कि ये खाएगी तो स्वस्थ हो जाएगी। वो बीमार रहती थी और बड़ी सुंदर थी, और उस अमर फल को दासी, वो घूम करके अमर फल दासी के पास पहुंच जाता है। दासी सोचती है कि मेरा तो बीमारी के कारण अंत समय नज़दीक आ गया है, यदि मैं ये फल राजा को दे दूं तो मुझे बहुत सारा इनाम भी मिलेगा, और हो सकता है कि मेरे इलाज के पैसे भी मिल जाएं, और राजा भी प्रसन्न होगा और प्रजा का भला भी हो करेगा। तो दोबारा घूम करके वो फल राजा के पास फिर से पहुंच जाता है। तो उसकी आंखें चुंधिया जाती है, उसके दिमाग की नसें फटने लग जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने भाई को भी देश से निकाल दिया। एक ऐसी औरत के बहकावे में आकर के जिसका चरित्र ही सही नहीं है, ढूंढता है अपने भाई को, और उस समय उसको श्रृंगार से वैराग्य का भान हो जाता है, और वो 3 शतक लिखता है बच्चों। श्रृंगार शतक सबसे पहले, दूसरी रचना है श्रृंगार, वैराग्य, और एक और है। 3 रचनाएं हुई थी इसमें। एक रचना में 3 शतक, मतलब एक सेंचुरी है, 100 श्लोक हैं। जो भर्तृहरि के जो हैं 3 शतक हैं, उन्होंने 300 श्लोक लिखे, और वो श्लोक आज भी जब भी पढ़े जाते हैं तो बहुत ही गहरे हैं। एक एक श्लोक में बहुत, हाँ, नीति शतक, सॉरी, पहले नीति शतक। नीति शतक में कैसे हमें आचार व्यवहार अगर हमारे पास नहीं है तो हम अच्छा नहीं कर सकते। हम किसी को अच्छे को अच्छा समझने के लिए नीति का ज्ञान होना चाहिए। हम तभी पता कर पाएंगे कि ये वास्तव में अच्छा है या नहीं है। इसलिए व्यवहार आना चाहिए। जीवन में जीने के लिए केवल विद्या प्राप्ति, विद्वान हो जाए और व्यवहार ना हो, क्योंकि विद्या जब भी आएगी तो व्यवहार साथ में आता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन संस्कार, आचार, वो बातें पीछे छूट जाती हैं। तो नीति शतक पहला, इसमें 100 श्लोक हैं। दूसरा वैराग्य शतक, इसमें भी 100 श्लोक हैं। और तीसरा है श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक में तो जो नायक नायिका के जो नई बातें होती हैं, विवाह से संबंधित उस तरह की बातें होती हैं। नीति शतक में राज्य से संबंधित बातें हैं, और वैराग्य शतक में कि ये जीवन नश्वर है, इस संसार में जो भी जन्म लेता उसकी मृत्यु निश्चित है। ये संसार में कोई भी चीज़ किसी की नहीं है, केवल हम मोह में पड़ करके इस संसार को अपना समझने की भूल कर बैठते हैं, परंतु ये संसार मिथ्या है, झूठा है। यहाँ पर हम एक मेहमान हैं, अतिथि की तरह हैं, और सबका समय निश्चित है, और हमें इस संसार से एक दिन विदा लेना होगा। इस प्रकार वैराग्य शतक में 100 श्लोक दिए हुए हैं। तो वो श्लोक मुझे जो याद आ रहा है संस्कृत में, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता धिक साप्यच्छत्यन्नं जनम सजनः अन्यासक्ता धिक चैमां च तां च तं च मदनं च, कुछ इस तरह का श्लोक है। भाई, जिसको मैं चाहता हूँ वो किसी और को चाहती है, जिसको वो चाहती है वो किसी और को चाहता है। साप्यच्छति अन्यम जनम, वह किसी अन्य को चाहता है। सजनः अन्यासक्ता, और वो जो दरोगा जन है, जो सिपाही है, वो अन्य आसक्ता, वो किसी अन्य पर आसक्त है। धिक च इमाम, उस इमाम मैंने उस स्त्री को धिक्कार है। धिक च इमाम च ताम, और उस दासी को भी धिक्कार है। तम च, और उस दरोगा को भी धिक्कार है। और माम च, और मुझको भी धिक्कार है। तो यहाँ से इस श्लोक से उसको वैराग्य होता है। इसके बाद जो आगे आता है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र उनकी रचना है। इसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए संस्कृत में कहानियाँ हैं। उसका अनुवाद हमारी लाइब्रेरी में भी अपने बचपन में
अब तो बड़े हो चुके हो, अब तो उन पुस्तकों का साइंस, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में घुसने के बाद शायद ही आप उनकी ओर मुड़ करके देखते होंगे उन पुस्तकों को। लेकिन जब 5वीं 6वीं तक थे तो अच्छे से उनको पढ़ा करते थे, ये मुझे याद है। हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियाँ, ये विष्णु शर्मा इसके रचयिता हैं पंचतंत्र के, और नारायण दत्त, पंडित नारायण दत्त की जो रचना है वो हितोपदेश है। विल्हण की जो रचना है, विल्हण की रचना ये 11वीं शताब्दी के कश्मीर के सुविख्यात कवि हैं, और चौर पंचाशिका और विक्रमांक का देवचरित इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और ये ग्रंथ प्रेम कथा पर आधारित है। बल्लाल सेन जो ये पिक्चर भी आई है, क्या नाम है उसका, आपको ज़्यादा पता है, जिसमें वो हाथी और फिल्म को अभी बहुत फेमस हुई थी वो फिल्म, उसके 2 पार्ट हैं, और तो उसमें बल्लाल सेन राजा होता है। और इसके बाद ईश दत्त शास्त्री, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं भी इनको छोड़ दीजिए। तो ये आज की बातें जो हुई, ये कवि और कवि की रचनाएं, इन पे मुख्य बिंदु रहा। उम्मीद करता हूँ आप 3 बातें याद रखेंगे इस संदर्भ में। कवि ने क्या लिखा, ध्यान दीजिए, और वो कवि का समय क्या है, अगर उपलब्ध है तो मैंने PDF दे दिया है, और उसका जन्म स्थान, पैदा कहाँ हुआ, उसने क्या लिखा, और उसका समय। ये 3 बातें आप आज के इस पीरियड में याद रखें। अगले पीरियड में हम फिर संस्कृत साहित्य पर चर्चा करेंगे। पहले हमने फर्स्ट टर्म में जो चर्चा की थी वो केवल वो आधा सिलेबस तय किया था, अब हम संपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ अध्ययन करें और साथ में स्वस्थ भी रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माता।